बेटा, इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 32 और 33, एक चीज तो पहले नोट कर लो, ये हमारे विद्यालय में इसका नाम जानते हो क्या है? मरमरी की धारा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 32 और 33 का जिक्र आया है तो इसका मतलब ये समझ लो कि इसमें कोई न कोई मरा हुआ है। तो ये मरमरी की धारा के नाम से जाना जाता है हमारे यहाँ। ये आपको याद रखने के लिए ठीक है और कोई बात नहीं है। तो आप याद रखिए कि सेक्शन नंबर 32 और सेक्शन नंबर 33 इंडियन एविडेंस एक्ट में जिस आदमी के द्वारा दिए गए किसी साक्ष्य का उल्लेख है वो आदमी मर चुका है। सबसे पहले लेते हैं सेक्शन नंबर 32 के क्लाज 1। सेक्शन नंबर 32 का क्लाज 1 को जाना जाता है डाइंग डिक्लेरेशन के नाम से, जिसे हिंदी में हम लोग मृत्युकालीन कथन के नाम से जानते हैं। सेक्शन नंबर 32 में 8 क्लाज और उसमें से जो पहला क्लाज है वो है डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन किस टॉपिक पर है? रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, अर्थात कौन से फैक्ट रेलिवेंट होंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि सेक्शन नंबर 5 इंडियन एविडेंस में लिखा है कि एविडेंस में बी एड्यूस्ड अपॉन फैक्ट इश्यूज एंड रेलिवेंट फैक्ट। हम जब भी कोई गवाही देंगे तो तथ्य के बिंदु पर देंगे और सुसंगतता के बिंदु पर। तो ये सुसंगत है मृत्युकालीन कथन डाइंग डिक्लेरेशन। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि डाइंग डिक्लेरेशन को क्यों सुसंगत माना गया है, अर्थात ये साक्ष्य विधि में क्यों मान्य। इसके लिए बेटा मेन चीज है कि ये एक आधार प्रदान कर देता है अभियोजन को अपनी बात को साबित करने के लिए। क्योंकि जो व्यक्ति चोट खाया है और वो अच्छी तरह जानता है उसे किसने मारा है, क्यों मारा है और कैसे मारा है। जब वह अपना कोई बयान दे देता है, बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके इस स्टेटमेंट को हम लोग डाइंग डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। कारण कि उससे अच्छा साक्ष्य कौन देगा? जिस आदमी के ऊपर गुजरी है वो जो भी कहेगा सच ही कहेगा। और ये भी नहीं मन बना सकते कि वो दुश्मनी बस किसी को गलत रूप से फंसाएगा। क्योंकि मरते समय कोई झूठ नहीं बोलता। ऐसा जस्टिस लस का स्टेटमेंट, जस्टिस लस ने एक मुकदमे में अपना स्टेट लिखा था कि nobody wants to meet his maker with a lie in his lips। अपने मुंह में झूठ रखकर कोई अपने बनाने वाले से मिलना नहीं चाहता। इसका सीधा सा मतलब है कि जब आदमी को मृत्यु सामने दिखाई देती है तब उम्मीद यही होती है कि अब आइए सेक्शन नंबर 32 के खिलाफ। सीधी सी बात है
ये किन आधार पे होना चाहिए, इसके आधार बिंदु केवल दो। नंबर एक, एज टू काज ऑफ हिज डेथ, यानी उसे अपने मृत्यु के बारे में होना चाहिए। सोचिए, आदमी चोट खा गया है, चोट खाने के बाद उसका स्टेटमेंट कराया गया है, इसके बाद वो मर गया, तो किस बारे में उसको बताया जाना चाहिए, तभी मान्य होगा ये डाइंग डिक्लेरेशन, जब उसने वो स्टेटमेंट अपने मृत्यु के कारण के बारे में दिया। अगर ऐसा नहीं है तो एक बिंदु हो दिया गया, एज टू काज ऑफ हिज डेथ, ये अपनी मृत्यु के बारे में होना चाहिए। ये पहला था। और दूसरा है एज टू सर्कमस्टांसेस which resulted him in death, उन परिस्थितियों के बारे में होना चाहिए जिनके अंतर्गत उसके मृत्यु। इस मामले में यही दो आधार हैं, सेक्शन 32 क्लास 1 इंडियन एविडेंस एक्ट में। मुकदमे भी बहुत हैं इस बिंदु पर, लेकिन दो मुकदमों को ध्यान रखना। एक रतन गोंड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये AIR 1959 का है, सुप्रीम कोर्ट का डिसाइडेड केस है। घटना उस समय बिहार की थी, वो इलाका झारखंड में। हुआ ये था कि दो बहनें थी, लड़कियां बहुत छोटे गरीब घर की, और गरीब भी उनके माँ बाप चले गए थे जंगल में काम वाम करने, लकड़ी काटने। यही दोनों लड़कियां थी। इनको रतन गोंड जो मुलजिम था, ये बांका से ले गया बेर खिलाने बांका, और दोनों घर वालों की चोरी से गए। इसके बाद वो एक लड़की को लेकर कहीं और चला गया, बाद में वो लौट गया, और इसको भी शायद मारा पीटा। ये घर आए, डर मारा, अपने माँ बाप को कुछ इसने नहीं बताया। जब पुलिस वाले आए बाद में, तो इसने वो बात बताई, इसको भी इंजरी थी, और इसने कहा कि वो रतन अंकल जो हैं वो दीदी को लेके गए, ये वो दुनिया बात है, मर ये गई। इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना। उन्होंने कहा जो स्टेटमेंट होना चाहिए वो अपनी मृत्यु के बारे में होना चाहिए, किसी दूसरे की मृत्यु के बारे में नहीं। एक और मुकदमा था बेटा यूपी का, उसमें क्या हुआ कि दो बहनों की मारपीट बगल वाले घर के लोगों से हुई, और उस घर वालों ने इनको मारा पीटा। इंजर्ड थी दोनों लड़कियां बहुत। जब इनका बयान लिया गया डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे, तो इन्होंने अपने बयान में बताया, एक लड़की, कि वो आए और हमें घर के बाहर खींच के मेरा बाल पकड़ के खूब नचाया, जमीन में बुरी तरह लात घूसों से मारा पीटा गया, सब कुछ बताया। अपने भी नहीं बताया, बहन के बारे में बताया। मेरी बहन को बाल से पकड़ के पूरे दरवाजे पे घुमाया, बहुत मारा पीटा लात घूसों से, अपने स्टेटमेंट खत्म। इसके बाद ये मर गई। इसको भी कोर्ट ने डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना, और ये कहा कि डाइंग डिक्लेरेशन के लिए पहली बात जरूरी है कि उसे अपनी मृत्यु के बारे में होना चाहिए, किसी दूसरे के मृत्यु के बारे में नहीं। सेकंड पॉइंट पे एक मुकदमा बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है, और उसका नाम है पाकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्पर AIR
1939 प्रिवी काउंसिल पेज नंबर 46। ये मुकदमा पाकला नारायण स्वामी। अजीबोगरीब घटना है इस मुकदमे की। हुआ ये था कि एक साहब थे जिनका नाम था कुर्री नुका राजू। कुर्री नुका राजू चपरासी था और एक अधिकारी के यहाँ ड्यूटी था। उस अधिकारी के लड़की को ये बहुत मानता था और उसको इसने 3000 रुपए 17% ब्याज पे कर्जा दिया। उसी लड़की के हस्बैंड का नाम पाकला नारायण स्वामी। अब इसके मेन बिंदु पे आइए। एक दिन कुर्री नुका राजू को एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, डियर केएम, आओ और अपना लोन की रकम ले लो। कुर्री नुका राजू ने वो लेटर अपनी मिसेज को दिखाया और इसके बाद चल पड़ा अपने पैसे की वसूली के लिए। अर्थात कहाँ गया होगा? पाकला नारायण स्वामी के घर गया। इसके बाद वो लौटा नहीं। जब एक दिन बीत गया, काफी वेट किया उसकी पत्नी ने, तब वो थाने गई और वहां पर उससे मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई और ये बताया कि ये बताते गए एक चिट्ठी आई थी, उसमें जो कर्जे में इन्होंने रकम दी थी उसको देने के लिए इनको बुलाया गया था। आगे गए, अचानक एक घटना हुई और ये घटना ये हुई कि बहरामपुर स्टेशन पे जो एक पैसेंजर ट्रेन खड़ी थी और उसके थर्ड क्लास के कंपार्टमेंट एक बड़ा सा बक्सा रखा। तो वहां के जीआरपी पुलिस वाले आए होंगे, उन्होंने देखा, पूछा किसका है, कोई जवाब नहीं आया। काफी 2-4 बार पूछा, किसी ने कुछ बताया नहीं। वो नाराज हो गए। उन्होंने 2 कुली बुलाया और बक्से को प्लेटफॉर्म पे उतरवा दिया। गाड़ी का सिग्नल हुआ, हरा और गाड़ी चली भी गई, लेकिन कोई नहीं देखने आया उस बस में। तो अब काफी फसोपेश में पड़ गए। ऐसा क्या है कि इस बक्से का कोई दावेदार वजन, जब उसका तोड़ा गया ताला तो उसमें कई खंडों में विभाजित एक लाश, डेड बॉडी। अजीबोगरीब है। ये जरूर हम कहेंगे कि वहां का जो आयु था वो काफी बुद्धिमान था। उसने दिमाग लगाया कि अगर इतना बड़ा बक्सा है तो इसे कोई आदमी सर पे ढोकर तो नहीं लाया हो, कम से कम 2 आदमी लाए होंगे और लाए होंगे कुली ही। उसने कुलियों की परेड कराई। 2 कुली मिल गए, बोले साहब हम 2 लोग मिलकर लाए थे। अब उन दोनों कुलियों से अगली पूछताछ हुई और उन्होंने कहा, भैया एक बात बताओ, आप इतना तो साबित हो गया कि स्टेशन के बाहर से ये बक्सा ये 2 कुली लेके आए थे और उन्होंने ही ट्रेन के अंदर रखा था। ये 2 विटनेस हो गए। अब 2 विटनेस हो गए कुली जिन्होंने ट्रेन के कंपार्टमेंट में से बक्सा निकाल के प्लेटफॉर्म पे रखा था। कितना साबित हो जाना चाहिए। उन कुलियों से पूछा गया कि भैया ये बक्सा बाहर तुम्हें कहाँ मिला?
तो उन्होंने कहा साहब ऐसा है कि एक रिक्शा वाला है, वो अक्सर स्टेशन पे आता रहता है, सवारियां ले आता, उसी के रिक्शे पे लगा था। उसने कहा तुम तो जानते हो? हाँ साहब जानते हैं, अभी देखते हैं दिन भर में आएगा कई बार वो। चांस के बाद से वो रिक्शा वाला। अब उससे पूछा गया कि तुम ये बक्सा जो है ये कहाँ से लाए थे? वो पुलिस वालों को ले जाके पाकड़ा नारायण स्वामी के दरवाजे पर पहुंचा दिया। अब इतना साबित हो गया है कि ये बक्सा पाकड़ा नारायण स्वामी के घर से यहाँ तक आया। अब वो उनके नौकर और पाकड़ा नारायण स्वामी ने उस पर रखवाया। अब वो बक्से के बारे में बात हुई, तो जिसने बनाया था वहां गई पुलिस, पूछा गया कहाँ बनवाया, एक बताया। उसने कहा हाँ साहब ये इतना रुपया हमने दिया तो अपनी मजदूरी ये बक्सा बनवाया, ये बनवाने आए थे, ये उनके नौकर को उसने बताया। सारी कहानियां अब मिल गई, क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो होता है हिंदी में उसे परिस्थिति जन्य साक्ष्य कहते हैं। एविडेंस बेटा दो तरह का, एक डायरेक्ट एविडेंस, एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर भी कन्विक्शन हो सकता है बशर्ते उनकी कड़ी एक दूसरे से जुड़ी। यहां देखिए, अब सोचिए, लेटर आया कि डियर केएन आओ और अपना रुपया ले जाओ। इसी वजह से वो आदमी गया, उसने अपने मिसेज को बताया कि मैं जा रहा हूं, अपना रुपया वापस ले। इसके बाद नहीं रहा। उसके लास्ट मिनट ट्रेन में अब इतना साबित हो गया कि ये पाकड़ा नारायण स्वामी के घर से लाश लाई गई थी। अब उनका मोटिव भी हो गया। सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट, तीन चीज, मोटिव मिल गया, क्या? पैसा ना लेना पड़े, प्रिपरेशन, बक्सा बनवाना, कंडक्ट। अब डायरेक्ट कंडक्ट कुछ नहीं शो हो रहा है, लेकिन प्रिजम्पशन किया गया। काज, ओकेजन एंड इफेक्ट, कारण में भी आएगा। ओकेजन, कितने साफिर दिमाग से लग जाके ट्रेन लग गया यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर, क्योंकि वो पूरी जाने वाली गाड़ी। इसमें बाकी तो बच गए, लेकिन पाकड़ा नारायण स्वामी को फांसी की सजा हुई ट्रायल कोर्ट। अपीलेट कोर्ट में भी इनकी फांसी बरकरार रही, इन्होंने अपील कर दी। प्रिवी काउंसिल के सामने जो इनके वकीलों ने तर्क दिया वो क्या कि सर व्हाट इज एविडेंस बिहाइंड दिस केस? एविडेंस तो कुछ है ही नहीं, ना मैं मारते हुए किसी ने, और ना ही कोई अन्य गवाह। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, सिर्फ नीचे के अदालतों ने जो सजा दी है हमारे मुवक्किल को, वो डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पे दी है। अब डाइंग डिक्लेरेशन ये है ही नहीं, क्यों नहीं? वकीलों ने कहा कि साहब डाइंग डिक्लेरेशन होता कब? जब किसी व्यक्ति को इंजर्ड कर दिया जाए, इसके बाद वो मरने के पहले अपना डिक्लेरेशन करे, स्टेटमेंट दे, तभी तो डाइंग डिक्लेरेशन होगा। यहाँ तो चोट लगने के बाद से कोई स्टेटमेंट है नहीं, तो क्या कि डाइंग डिक्लेरेशन के कैटेगरी में आता नहीं। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि लुक एट सेक्शन नंबर 52 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन एविडेंस। उसमें लिखा है कि 2 ग्राउंड हैं जिनके आधार पर डाइंग डिक्लेरेशन रेलिवेंट होगा। नंबर 1, अगर उसे अपने मृत्यु के कारणों के बारे में बताया गया, सेकंड, or as to the circumstances which resulted him in death। तो सेकंड वाली कैटेगरी में आ रहा, और पाकड़ा नारायण स्वामी वहां से भी कन्विक्ट हुए।
इनको फांसी की सजा मिली। ये मुकदमा था फकरा नारायण स्वामी का, जो हमेशा पूछा जाता है, हर कैटेगरी के एग्जाम में पूछा जाता है। अब आपको ये बात याद रखनी चाहिए। एक और चीज ध्यान देना इसमें कि अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि क्या किसी मुलजिम को ये ऐसे सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर सजा दी जा सकती है, भले उसका कोई करोबोरेटिव एविडेंस ना हो, ये हाँ दी जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1958 में एक जजमेंट दिया है। वो वाला केस है बेटा जिसमें मिल के लोग थे, उनमें आपस में काफी दुश्मनी रहा, राइवल्टी रहा, करती किया, उसमें मार दिया गया। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एविडेंस था और वो था डाइंग डिक्लेरेशन, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें उसे कन्विक्ट किया था। तो ये मान के चलो कि अगर डाइंग डिक्लेरेशन जेन्युइन है तो इसी आधार पे कन्विक्शन हो सकता है, भले उसका करोबोरेशन किसी अन्य साक्ष्य से हो या ना हो। तो ये था एक मेन मुकदमा जो काफी इम्पोर्टेंट था और इसको जानना जरूरी है।